नमस्कार दोस्तों, यह एन सी ई आर टी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना, हिस्ट्री की। इसमें अपना पाठ चल रहा है कौन सा? ये पाठ चल रहा है भाई साहब, देख, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन। चेर और मलयालम भाषा का विकास। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। ठीक है। मणिप्रवाल का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यह दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मणिप्रवाल शैली में लिखा गया था। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का ही ग्रंथ लीला तिलकम, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है भाई साहब लीला तिलकम। कौन सी शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का। जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं क्षेत्रीय भाषा संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। लीला तिलकम, 14वीं शताब्दी, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता था जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम नाथ जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में, गंग वंश के अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, है ना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। क्षेत्रीय सीमाओं से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। ठीक है ना। जयपुर घराने और अवध के अंतिम नवाब वाजिद आदिल शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। जयपुर के राज दरबारों और लखनऊ में कौन सा? कथक। नृत्य की कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों का प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। कथक की बात हो रही है। शास्त्रीय नृत्य है, ये है शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। कथाकली केरल में है। कथाकली कथक का ही रूप है ये कथाकली। ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर ये नहीं पूछेगा, है ना। मणिपुरी मणिपुर में, ओडिशा ओडिसी में है। एक तो कथाकली केरल पूछेगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु पूछेगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब है संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्र परंपरा, इसको पढ़ते हैं अब, है ना। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्र किए गए थे। लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्रारंभिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी।
और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई दोबारा से देखते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र के पश्चिम भारत में पाए गए थे। जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। पश्चिम में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उन्हें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणामस्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारियों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारियों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। कथन करने वाले क्वेश्चन है यहाँ से। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 7वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे वह हो बसोहली शैली कहा जाता है। बताइए बसोहली शैली किसे कहा जाता है, यहाँ पर कहाँ की प्रसिद्ध थी। 7वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। बसोहली शैली कहाँ थी? आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। किधर? मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कांगड़ा शैली विकसित कहाँ हुई? पहाड़ी क्षेत्रों में। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है।
बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। कांगड़ा शैली कहाँ थी? पहाड़ी क्षेत्रों में। ठंडे नीले हरे रंगों सहित, ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निर्माण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। वो ये पूछेगा, कांगड़ा शैली की विशेषता थी ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कृष्ण राधा उसकी सखियां पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। कांगड़ा शैली है। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। रसमंजरी किन की रचना थी? भानुदत्त की। हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 7वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। बताइए वह कौन सी शैली है जिसकी विशेषता, वह कौन सी लघु चित्रकला शैली है जहाँ जिसकी विशेषता साहसपूर्ण एवं भावप्रेरणीय शैली का विकास हो गया? बसोहली शैली। और रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की। होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत लघु चित्र कोटा। राजपूत लघु चित्र कोटा। हाथी पे खेल रहे हैं भाई। महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत लघु चित्र कोटा। शिकार के दौरान आराम करते अकबर मुगल लघु चित्र। चीताए पालतू बना रखे हैं। ये जो तौलिया से बांधते हैं ना यार आप, ये अब भी बांधते हैं तौलिया से, बैठते हैं इस प्रकार से। ठीक, आगे चलते हैं अब। संरक्षण के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी था।
भानुदत्त की रसमंजरी, वसोहली। इस क्षेत्र की लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण भाव परिवर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उसकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं और ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगला शैली की विशेषता थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का। बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली बंगला यही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली किससे? संस्कृत से। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तकालीन गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। गुप्त वंशीय शासकों ने और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हानसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। चौथी गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर लिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हानसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। हानसांग ने 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। दोबारा से देखते हैं। बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे शुरू में। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिणी बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। चौथी तीसरी, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हानसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 8वीं शताब्दी से 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। आठवीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। अध्याय 2। आठवीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत यानी कि अंडर में एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। अध्याय 2। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से
स्वतंत्र थे। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, है ना, आज़ाद थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो इसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासनिक भाषा तो पारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। अकबर ने बंगाल को कब जीता था? 1586 में, तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। वही 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, पश्चिमी भाग की, जिसे पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद है ना, पहली श्रेणी में तैयार है। और भक्ति साहित्य जैसे पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी कि मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, अध्याय आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपी चंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परीक्षाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। पहली श्रेणी में क्या है बताइए? बंगाल के प्रारंभिक साहित्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दो में बांटा गया है। एक श्रेणी कौन सी है? एक तो है संस्कृत की और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में क्या है? संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य, है ना, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी, अध्याय आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियाँ, परीक्षाएँ और लोक कथाएँ और गाथा गीत। दूसरी श्रेणी में नाच शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। मैनामती गोपीचंद्र के गीत दूसरी श्रेणी में। ठीक, आगे चलते हैं। मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर, ये क्या हैं? दूसरी श्रेणी के हैं ये। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की योगिक क्रियाएँ करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को
गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, क्षेत्रीय, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। धर्म ठाकुर क्या है? एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपि में पाई गई है जिनसे यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खासतौर से पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग। पीर और मंदिर। आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियाँ लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी? मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर। धर्म ठाकुर कौन थे? क्षेत्रीय लोकप्रिय थे, पत्थर और काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। सबसे पहले बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ। एक पृष्ठ है। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू किया था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। और जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सैन्य स्थानीय मछुआरा तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन दोनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ढाका नगर में अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो उन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। एक मिनट। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। वे सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। नेताओं, इसलिए आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। नेताओं के पास पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत प्राप्त सैनिक एवं योद्धा एवं विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। जीवात्माएं। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। 15वीं मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि अध्याय 2 के मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समय द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव को प्रदर्शन करना चाहते थे।
बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि अध्याय 2 कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे। समझ में नहीं जा रही है बात, अगल बगल में होके निकल रही है भाई, अच्छी तरह से देखा है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी, भाई देख ना एनसीईआरटी की खासियत ये है, अगर एक लाइन मिस कर दी ना तो वह पूरी जो कहानी और वो तथ्य है ना वो सब फिसल जाते हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आते हैं फिर। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया, है 15वीं से 19। हमने देखा कि अध्याय 2 के मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू यानी कि तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर। कालू कौन था? कालू तेली थे, और कंसारी मतलब घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे अनेक मंदिर। बताइए कंसारी क्या है? घंटा धातु के कारीगर और कालू आदि के समर्थन से बने थे। क्या बने थे? अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू और कंसारी। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रशस्ति तथा प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। अब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। छप्परदार झोपड़ियों की तरह, ठीक है ना। दो चाला का मतलब है 2 छतों वाली, चौचाला का मतलब है 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापित कला में विशिष्ट बंगाल शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तेक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। देख वो देगा दो चाला क्या है, चौचाला क्या है। चाला छत को बोलते हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह दो छतों वाली, चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापित कला में विशिष्ट बंगाल शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर त्रियक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। कुछ मंदिरों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी।
विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। गोपियों के साथ कृष्ण। श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर। गोपियों के साथ कृष्ण। श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर। श्यामपुर मंदिर कहीं उल्लेख आया कि श्यामपुर मंदिर का? पकी मिट्टी की एक पटिया। पकी मिट्टी है, पत्थर नहीं है। श्यामपुर मंदिर में पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर। गजब बना रखा है भाई। ये चित्र दिया था। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण है। और ये क्या है? शानदार चित्र है यार। बच्चे इतनी शानदार मंदिर है। बंगाल में है ये अलग तरह के खंभे हैं ये। और ये इस पे आ रहा है जोर है ना। इधर भी है। बढ़िया है। एक एक चित्र को देख ना। जीववाद का मतलब है यह जानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। यहाँ दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से करें। चित्र 11। एक चौचाला छप्परदार झोंपड़ी बाएं। एक चौचाला छप्परदार झोंपड़ी बाएं। बाएं का मतलब अपना बायां। ये है भाई, पहले ऐसे थे। मंदिर है। और एक दो चाला, ये दो चाला है ना। और ये चौचाला है। ये पक्का है। फिर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी? मैनामती गोपीचंद्र धर्म ठाकुर। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हुई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई गई। ये गजब है भाई, चौचाला है। इन मंदिरों की शक्ल यहाँ आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली, चौचाला, चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापित कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें या चार दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तीर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी के
पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में, ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में मछली भोजन के रूप में। ठीक। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, बंगाल नदी से एक नज़र। आगे चलते हैं ना। मछली और भोजन के रूप में, परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त था। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। मछली खाते थे भाई, ये साफ की जा रही है मछली को। बढ़िया चित्र है, पत्थर की मूर्ति है, बढ़िया बनाई है कलात्मक दृष्टि से। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग। विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग। दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस का मतलब पता नहीं भाई, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की सामिस का मतलब है कि मांस, है ना। हाँ, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को उस खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। यानी कि ब्राह्मण अब मछली के रूप में मांस खा सकते हैं। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की, यानी कि कुछ खास वैरायटी की मछली खा सकते हैं। और ये बात है 13वीं शताब्दी की। किसमें? बृहद धर्म पुराण, 13वीं शताब्दी। बृहद धर्म पुराण संबंधित है बंगाल से। स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी के फलक आराम बाग। मछली खाना बहुत प्राचीन काल से है।
और उनका प्रमुख भोजन है। जब भाई उनको पाप नहीं लगता है क्या? अब जैसे कि अपन है यहाँ पे शाकाहारी है और वह मांसाहारी है, भाई पाप ऐसे नहीं लगता है। जहाँ अगर पूरी मात्रा में शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, ठीक है ना, और सभी शाकाहारी ले रहे हैं और कोई ज़रूरत नहीं है मांसाहारी खाने की, तो ठीक है। लेकिन ज़रूरत ना होने पर भी मांसाहारी खाते हैं तब पाप लगता है। और वहाँ तो भाई मांसाहारी है ही, कुछ ऑप्शन ही नहीं है वहाँ खाने के लिए, तो फिर वहाँ पाप कैसे लगेगा? कुछ ऐसे है, देख अपन भी कंफर्म नहीं है, कहीं पढ़ी थी। कल्पना करें आप एक राजपूत राजकुमार हैं, आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनाना पसंद करेंगे? फिर से याद करें, निम्नलिखित में मेल बैठाएं, ठीक है। अनंत बर्मन, जगन्नाथ तोड़, जगन्नाथ जगन्नाथ। अब इसमें ना 2 ऑप्शन दे दिया इसने, जगन्नाथ उड़ीसा करें या पर पूरी करें। अब बता, क्या शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। जब जगन्नाथ, वो तो करने को तो कर दूंगा मैं, लेकिन बात पूरी की आ रही है। चल छोड़ है ना। अनंत बर्मन, महोदयपुरम, महोदयपुरम बंगाल, लीला तिलकम कांगड़ा, मंगल काव्यम मंगल काव्यम, यार भाई पता नहीं। मंगल काव्यम लघु चित्र, कन्फर्म नहीं है यार, वही तो बात है। अनंत बर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य, लघु चित्र, शास्त्रीय लघु चित्र, पीर और बोली। देख लेंगे इनको ना। मणि प्रवाल क्या है? मणि प्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? बंगाल के मंदिरों की स्थापित कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धि की उद्घोषणा क्यों की? हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धि की उद्घोषणा क्यों की? हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं? विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? धन से परिपूर्णता भाई। बंगाल मंदिर क्यों बनाए गए? भवनों के प्रदर्शन, कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ, अपने क्षेत्र की इस संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। क्या आप कह बोलने, कह पढ़ने, कह लिखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं? इनमें से किसी एक भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में पता लगाएं और चर्चा करें कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं। उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी और मध्य भारत में एक एक राज्य चुनें। इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। आप इनमें से कोई अंतर या समानता पाएं जो उन पर प्रकाश डालें। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में 5-5 राज्यों की एक एक अनुसूची बनाएं और यह बताएं कि प्रत्येक राज्य में महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा आमतौर पर कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें। ये जो पाठ है ना, ये अच्छी तरह से नहीं पढ़ा भाई, याद नहीं है इनमें से। अगर याद होता है ना अच्छी तरह तो पता चल जाता। अनंत बर्मन संबंधित है, जगन्नाथ, लीला तिलकम, मंगल काव्य, लघु चित्र, महोदयपुरम। चल देखते हैं ना। अब ये और दे देता है एक बृहद पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। बृहद धर्म पुराण ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी।
मछली भोजन के रूप में। और जो फिर विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। विष्णुपुर में दो चाला चौचाला, दो छतों वाली, चार छतों वाली। श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया, विष्णुपुर। श्यामपुर है क्या इसमें? श्यामपुर नहीं है। महोदयपुरम में लीला तिलकम है, मंगल काव्य है। जब मंगल काव्य कहाँ है? मंगल काव्य बंगाल। चलो आगे देखा ना। ये दो चाला है, ये चौचाला है। कंसारी है ना, कालू तेली कंसारी घंटा दांतों के कार्य आदि के समर्थन से बने थे। जीवात्माएं भी शामिल थे। इस वीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। जीवात्माएं पारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। पीर, पीर और मंदिर। जब कुछ मंदिर का नाम है क्या इसमें? दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। 15वीं से 18वीं। पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। जब पहली श्रेणी तो ये है, और दूसरी श्रेणी में यह है। जब देखें, नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। नाथ, नाथ हमारे यहाँ जोगियों को बोलते हैं नाथ। सही बात है, योगिक क्रियाएं। रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अपनी बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था? धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ये आया है मंगल काव्य। शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, लेकिन ये नहीं पूछा मंगल काव्य क्या है। दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो है संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उससे स्वतंत्र बंगाली साहित्य को। जो पहली श्रेणी में आ रहा है मंगल काव्य, दूसरी श्रेणी में है नाथ साहित्य शामिल है, जैसे कि मैनामती गोपीचंद्र के गीत। पंद्रह सौ छियासी में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। चौथी और तीसरी शताब्दी। दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली भाषा मानी जाती है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के। फिर एक और क्वेश्चन था, रुक देख। कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली जिसने लघु चित्रकारी और में एक नई जान डाल दी।
कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली लघु चित्रकारी आ जाएगी। उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं, ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कांगड़ा शैली 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। भानुदत्त की रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी। चटक रंगों में चित्रित की जाती है। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। ये तो भरतनाट्यम भी हो गया है ना। और क्या है, जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा 1850 से 1875 दौरान। यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो, नृत्य की कक्षा, पौराणिक कहानियाँ, कथक कथा शब्द से निकला है। शूरवीरता, केरल, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। एक ऐसा ही शासक था। यह शासक कैसे शूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में सजोए रखे थे। एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। जगन्नाथ मंदिर पुरी है। आई बात समझ में? उड़ीसा नहीं है तो उड़ीसा में ही है, लेकिन जब अगर पुरी है तो पुरी ही करेंगे, वो है भाई। उसके बाद वारस देश में राजा अनंग भीम तृतीय अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, उसमें जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। राजा अंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। मणिप्रवाल का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की गई मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। ये आया, देखिए यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। जब लीला तिलकम क्या है, ग्रंथ है ये लीला तिलकम, आई बात समझ में? व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। लीला तिलकम तो क्या है, ग्रंथ है, लेकिन मणिप्रवालम शैली में लिखा गया। ये था उस रेगिस्तान में। चेर और मलयालम भाषा का विकास। और कौन सा था? ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ये है जगन्नाथ, जगन्नाथ का हो गया पुरी, है ना। फिर है लीला तिलकम, लीला तिलकम। अरे वो बात तो तेरी सही है, लीला तिलकम, लेकिन वो शैली नहीं पूछी है इसमें। इसने ये पूछा है वो किससे संबंधित है, लीला तिलकम। उड़ीसा। यार अभी तो पढ़ा था यार।
मंगल काव्य, अनंत वर्मन लघु चित्र, महोदयपुरम, महोदयपुरम। चल छोड़ यार, छोड़े क्या यार, शानदार है। जब महोदय, ये अभी तो देखा था, ये एरिया देख। चेर और मलयालम भाषा का विकास, केरल से है ये। लीला तिलकम मणिप्रवार शैली में लिखा गया था। बात किसकी कर रहे हैं अपन? चेर लोगों ने संस्कृति परंपराओं को बहुत कुछ। चेर और मलयालम भाषा, अरे जब ये संबंधित किससे है? मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, मलयालम में रचित आरंभ केरल का एक अभिलेख। केरल ही है। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत मार्गों पर आधारित था। हाँ, केरल से है। फिर जगन्नाथ का तो हो गया पूरी। इसके बाद में शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे। यही बात है एनसीईआरटी की, हल्के में मत लेना एनसीईआरटी को, बहुत भयंकर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलो ना, अनंत वर्मन, जगन्नाथ का पूरी हो गया। महोदयपुरम मैंने लीला तिलकम, केरल मंगल काव्य लघु चित्र, महोदयपुरम। चल जाने दे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और देख लेना आप हैं, और देख लेना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।